हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, जैसे हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है और इंडियन ज्योग्राफी की हम 2 क्लासें पढ़ चुके हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है। और हम पढ़ चुके हैं, हमने भारत का परिचय देखा है और भारत के जो भौगोलिक विस्तार है वो हमने पढ़ा है। और आज हम जो पढ़ेंगे, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था भारत के जो पड़ोसी देश हैं और उनके साथ जलीय सीमा में कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा पर भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो जो जलीय सीमा में 2 पड़ोसी देश हैं हमारे, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव, वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्थलीय जो देश हैं हमारे साथ सीमा बनाते हैं, वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, तो सबसे पहले हम अपना मैप बना लेते हैं और मैप पर देखते हैं कौन कौन से स्थलीय देश हैं जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मैप ही बनाएंगे और मैप बनाकर पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्थलीय सीमा हमारे देश के साथ देश बनाते हैं। तो देखिए, हमने पहले मैप ही बना लेते हैं। आप भी सभी मैप बनाना सीखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से राज्य हमारे कहाँ कहाँ पड़ते हैं और किस किस से वो सीमा टच होती है। तो आपको मैप हमेशा ध्यान रखना है, जिससे हमें सारी लोकेशन, सारी स्टेट का पता रहता है कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो देखिए, हमने पढ़ा था, देखिए इधर कौन सा देश पढ़ा था हमने, इधर पढ़ा था मालदीव। इधर हम क्या पढ़ चुके हैं, तो इधर हम पढ़ चुके हैं श्रीलंका। देखिए ये क्या है इधर, तो इधर वाला ये जलीय भाग है पूरा। और ये क्या है, तो ये है अरब सागर। ये क्या है, तो ये यहाँ पर हिंद महासागर है। और इधर क्या है, तो इधर बंगाल की खाड़ी है। ये पूरा जलीय भाग है और यही हमारा क्या कहलाता है, तो प्रायद्वीप भारत कहलाता है। देखिए, मैंने कल आपको बताया था, यहाँ से एक देश की सीमा टच होती है इस तरह से और यहाँ तक वो सीमा जाती है। और वो देश कौन सा है, तो वो है पाकिस्तान। वो कौन सा देश है, तो वो है पाकिस्तान। और हमने देखा था, देखिए इधर जो देश है हमारे, वो कौन सा है, तो वो है चाइना या चीन। यहाँ पर एक देश स्थित है और उसका नाम क्या है, तो नेपाल। देखिए यहाँ पर एक देश स्थित है, उसका नाम क्या है, तो भूटान है। और यहाँ पर क्या है, तो म्यांमार है। और यहाँ पर क्या स्थित है, तो यहाँ पर स्थित है, यहाँ लिख देता हूं मैं इधर, तो बांग्लादेश। इस तरह से ये देश है हमारे, जो हमारे साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो देखिए, हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम पहला देश उठाएंगे पाकिस्तान और यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम पाकिस्तान में देखेंगे हमारे देश के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है, उस सीमा का नाम क्या है, उस सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य पड़ते हैं और पाकिस्तान के हमारे साथ कौन कौन से विवाद हैं, या हमारे पाकिस्तान के साथ किस किस बात पर या किस किस चीज़ पर हमारा विवाद बना हुआ है, वो विवाद कब स्टार्ट हुए, खत्म हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सारी चीज़ें अब हमें पढ़नी है। तो हम एक एक देश करके, यहाँ से एक एक कंट्री करके उठाएंगे और उसके बारे में सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के बारे में ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्थापना। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई है, तो वो हुई है 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई है, तो 14 अगस्त 1947 को हुई है। अब देखते हैं भारत के साथ इसकी सीमा का नाम क्या है, तो सीमा क्या कहलाती है, तो सीमा कहलाती है रेड क्लिफ। सीमा क्या है, तो रेड क्लिफ है। और उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 3323 किलोमीटर।
देखिए स्थापना कब हुई है, 14 अगस्त 1947 को। सीमा क्या है जो भारत के साथ, यहाँ से ये वाली जो सीमा है अगर बात करी जाए तो ये वाली जो सीमा है और कहाँ तक जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर तक जाती है। तो ये जो सीमा लगी हुई है तो ये सीमा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है रेड क्लिफ। इसकी लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर है। अब देखिए हम इस सीमा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। इस सीमा पर जो भारतीय राज्य पड़ते हैं वो हमें पढ़ना है, तो वो कौन कौन सी। तो देखिए सबसे पहले एक राज्य यहाँ पर पड़ता है, उस राज्य क्या नाम है, तो गुजरात। यहाँ पर पहला राज्य जो पाकिस्तान की सीमा को टच करता है वो है गुजरात। उससे ऊपर थोड़ा सा हम आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा पंजाब। पंजाब से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर। और वर्तमान में एक नया राज्य हमारा यहाँ पर बना है, जम्मू कश्मीर को काट कर बनाया गया है, लद्दाख। तो उसकी सीमा भी पाकिस्तान से टच होती है और यहाँ पर जो सीमा टच होती है वो कौन सा है, तो लद्दाख। तो इस तरह से क्या होता है, जो पाकिस्तान की सीमा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये देखिए पाकिस्तान की सीमा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य हैं। तो ये हमने देखा, ये पाकिस्तान की सीमा पर पड़ने वाले राज्य, सीमा और ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है वो हम देख लेते हैं। तो विवाद हम पढ़ते हैं, कौन कौन से विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। तो सबसे पहले हम विवाद देखते हैं। तो सबसे पहला जो विवाद है वो है सर क्रीक। भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो पहला विवाद है सर क्रीक है। दूसरा विवाद जो है वो है पीओके या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। तीसरा जो विवाद है वो है सियाचिन। और चौथा जो विवाद है वो है सिंधु नदी जल विवाद। तो ये चार विवाद हमें पढ़ने हैं जो पाकिस्तान से हमारे हैं। तो देखिए आज ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन चारों विवादों को एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे ये विवाद हैं, क्या कारण है ये जो ये विवाद बने हुए हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर क्रीक। सर क्रीक क्या है, तो देखिए मैं इसे साफ कर देता हूँ और आगे पढ़ते हैं। देखिए ये कौन सा राज्य है, तो आप जानते हैं गुजरात। और यहाँ पर एक स्थल वाला भाग पड़ता है। देखिए लिख लेते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, तो विवाद पढ़ लेंगे। विवाद में हम पढ़ रहे हैं सर क्रीक। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बताइए सर क्रीक है क्या, तो ये क्या है, एक दलदली भूमि क्षेत्र है। दलदली भूमि क्षेत्र है। अब विवाद क्यों बना हुआ है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये स्थलीय भाग है और देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये क्या है, तो यही है सर क्रीक। इसके इधर जो है वो है गुजरात और इधर क्या है, तो इधर पाकिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान का एक प्रांत पड़ता है और उसका नाम क्या है, तो सिंध प्रांत। अब देखिए बात क्या है, ये विवाद क्यों है, तो ये इस तरह से है। इधर क्या है, सिंध है, यहाँ पर सर क्रीक है और इधर जो है वो है भारत या गुजरात लिख लें, आप भारत लिख लें। देखिए अगर ये सर क्रीक का विवाद क्या है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने से पहले यहाँ पर अंग्रेज जो थे वो राज्य क्या करते थे, देखिए उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही शामिल था, तो ये सिंध प्रांत पर भी अंग्रेजों का ही शासन हुआ करता था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान हमसे टूटकर अलग हुआ, तो उस समय तक इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। लेकिन बाद में जब 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में ये विवाद खड़ा हुआ। देखिए जो उस समय यहाँ पर राज्य शासन किया करते थे अंग्रेज, अगर वो उस समय क्लियर कर देते तो ये विवाद नहीं होता। तो देखिए वर्तमान में पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा मानता है, सर क्रीक को अपना हिस्सा बताता है और भारत सर क्रीक को अपना हिस्सा बताता है। तो देखिए
सिंध पाकिस्तान ने यहाँ पर एक रेखा खींच दी है इस यहाँ पर, और ये जो है ये कहलाती है ग्रीन रेखा या ग्रीन लाइन। अब भारत अपना बताता है इसको, तो भारत ने क्या है एक यहाँ पर एक रेखा खींची है और इसे कहा है रेड लाइन। तो देखिए ये विवाद जो है तो भारत तो इसे अपना बताता है और सिंध या पाकिस्तान इसे अपना बताता है। और ये ग्रीन रेखा किसके द्वारा खींची गई है, तो पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने बताया भारत से कि यह क्षेत्र हमारा है और यह हमारी रेखा खींची हुई है, आप इसे क्रॉस ना करें। भारत ने उसके जवाब में एक रेखा खींची रेड लाइन, और भारत ने यह बताया कि ये क्षेत्र हमारा है और आप इस पर घुसपैठ ना करें या इस क्षेत्र पर अधिकार न दिखाएं। अब देखिए बात क्या हुई, ये क्षेत्र पर विवाद है क्यों बना हुआ, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है वो यहाँ पर बहुत सारी हमें मछलियां भी प्राप्त होती हैं, यहाँ से पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है, यहाँ से क्या होती है हमें मछलियां भी प्राप्त होती हैं, पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर विवाद बना हुआ है। अब देखिए क्या है, इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने एक पहल की और भारत ने यह कहा कि ऐसा कीजिए, इसका आधा आधा पार्ट कर लीजिए, आधा पार्ट आप ले लीजिए इधर वाला और आधा पार्ट आप हमें दे दीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से मना कर दिया और जब से ये विवाद बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ इस पर थोड़ी सी सुलह होती चली गई और आप वर्तमान में क्या है आधा आधा भाग, ये दोनों जो भाग हैं आधा पार्ट पाकिस्तान के पास है और आधा पार्ट किसके पास है, तो भारत के पास है। तो ये क्या है सर क्रीक विवाद है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ये सर क्रीक जो है ये कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है भारत के गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। लंबाई कितनी है सर क्रीक की, तो 96 किलोमीटर है। और ये क्या है सर क्रीक विवाद है और ये बना हुआ है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है तो वो मछुआरों को आती है। इधर से अगर कोई मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया है तो उसे नहीं पता चलेगा कि मैंने कब रेड लाइन क्रॉस कर दी, और जैसे ही वो रेड लाइन क्रॉस करेगा तो भारत की सेना उसे पकड़ लेगी। या भारत का कोई भी मछुआरा इधर जाता है तो उसे नहीं पता चलेगा मैंने कब ग्रीन लाइन क्रॉस कर दी, तो क्या है फिर उसे पाकिस्तान की सेना पकड़ लेती है। इस वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर मछुआरों को आती है। और ये सर क्रीक विवाद ये था जो हमने पढ़ा है। देखिए उसके बाद हम जो पढ़ेंगे सर क्रीक के बाद जो विवाद आता है वो आता है एलओसी का। देखिए अब हम पढ़ते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। देखिए ये वाला भाग है ना, ये तो क्या है पूरा पाकिस्तान है। अब देखिए पाक अधिकृत कश्मीर कौन सा है, तो ये वाला, ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर वाला भाग है। इस पर क्या है, इस कश्मीर पर किसने अधिकार कर लिया है, तो इस कश्मीर पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। अब देखिए किस वजह से ये अधिकार हुआ, कैसे कैसे ये बात रही है वो हम आगे पढ़ते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में देखिए जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ और हमने क्या है बंटवारा हुआ हमारे देश का, तो 1947 में ही 14 अगस्त 1947 को ही क्या बना पाकिस्तान। और जैसे ही पाकिस्तान बना तो 1947 में ही क्या है पाकिस्तान के आक्रमणकारी पाकिस्तान के आक्रमणकारियों ने क्या किया, हमला कर दिया कहां पर, जम्मू कश्मीर पर। पाकिस्तान के आक्रमणकारियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया 1947 में ही। और देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के इतने भाग को हथिया लिया। अब देखिए जैसे ही भारतीय सेना ने कार्रवाई स्टार्ट की तो पाकिस्तान कहां पर गया, तो यूएनओ के पास गया और यूएनओ ने जाकर क्या है दोनों सेनाओं को ऑर्डर दिया कि आप जहां पर है वहीं पर रुक जाइए। तो इस वाले भाग पर तब तक पाकिस्तान कब्जा कर चुका था और यही वाला भाग क्या कहलाता है, तो पाक अधिकृत कश्मीर कैसा कहलाता है। अब देखिए और यहाँ पर ये एक लाइन खींच दी गई और इसी हम क्या बोलते हैं, तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC बोलते हैं। जो कहां पर है, तो इधर क्या पड़ेगा आपको पाक अधिकृत कश्मीर और इधर क्या है, तो वर्तमान में लद्दाख पड़ेगा।
तो आप बताएंगे कि LOC किस किस के मध्य में है, तो भारत और लद्दाख और पाक अधिकृत कश्मीर के मध्य में क्या पड़ती है, LOC पड़ती है। और ये कब इस पर अधिकार किया गया, तो 1947 में पाकिस्तान के आक्रमणकारियों ने इस पर अधिकार कर लिया था। देखिए ये वाला जो विवाद है ये भी हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन विवाद। देखिए मैं साफ करता हूं पहले इसे। देखिए यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है ये, और यही क्या कहलाता है, तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सबसे लंबा ग्लेशियर है, और इसकी लंबाई जो है वो है 72 किलोमीटर। इसके साथ साथ ये क्या है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। इसके साथ साथ क्या है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। अब देखिए बात करी जाए तो इसका विवाद क्या है, तो वो पढ़ लेते हैं विवाद क्या है। देखिए मान लीजिए जैसे क्या है, ये इस तरह से ये ग्लेशियर है। अगर आपसे पूछा जाए किस श्रेणी में आता है, तो ये आता है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। देखिए ये जैसे क्या है, मान लीजिए ये क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। अब क्या हुआ, ये क्या है, इधर क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर या POK है। अब क्या करता है, POK के अंडर में यहां पर इसके भी मध्य में क्या है, एक इस तरह से एक पर्वत श्रेणी है, एक पर्वत श्रेणी है, और इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं साल्टारो रेंज। इसे हम क्या बोलते हैं, तो साल्टारो रेंज। देखिए क्या होता है, पाकिस्तान के सैनिक या पाकिस्तान अपने सैनिकों द्वारा अपने यहाँ के जो भी जनता है उसके द्वारा या किसी अन्य से साजिश करके यहाँ से क्या है घुसपैठ करवाता रहता था। और एक बार क्या हुआ, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र से ही इसने यहाँ पर कुछ पर्यटक भेज दिए कि जाइए ये क्षेत्र भी हमारा है और आप जाइए पर्यटन कीजिए। इसी बात से क्या है, भारतीय सेना ने इसका विरोध किया और भारतीय सेना ने ये कहा कि आप इधर नहीं भेज सकते, ये तो हमारा क्षेत्र है। बस क्या था, इसी बात से विवाद उत्पन्न हुआ। और देखिए क्या हुआ, जब पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की सेना नहीं मानी, तो 1984 में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया और उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत। और इस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय सेना ने यहाँ पर जितने भी घुसपैठिए थे या जो पाकिस्तान के सैनिक इधर की ओर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी को यहाँ से खदेड़ दिया, उस वाले क्षेत्र को आज़ाद करा लिया। देखिए अगर बात करी जाए तो इस सियाचिन ग्लेशियर का 10% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है और 90% हिस्सा किसके पास है, तो हमारे भारत के पास है। और इस तरह से ये हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विवाद में रहता है। तो देखिए इस वजह से ये विवाद हुआ। और इस ऑपरेशन मेघदूत किसके द्वारा चलाया गया, तो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया, सियाचिन के जो घुसपैठिए थे उन्हें भगाने के लिए। तो देखिए हमने दो विवाद पढ़ लिए हैं, अब आगे पढ़ते हैं हम। हमने 3 विवाद पढ़े, अब हम आगे पढ़ते हैं सिंधु नदी जल विवाद।
सिंधु नदी जल विवाद। देखिए सिंधु नदी जल विवाद क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सिंधु नदी से संबंधित है, एक नदी है सिंधु। इसका उद्गम जो है, उद्गम ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से। और ये कहां पड़ता है, तो देखिए अगर आपको बोखरचू ग्लेशियर न दिया हो ऑप्शन में, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा चेमयांगडुंग। चेमयांगडुंग, तो ये क्या है, इसका उद्गम है। अब देखिए यहां से निकलती है, यहां से, और यहां से क्या है, भारत में बहती हुई इस तरह से जम्मू कश्मीर में, और कहां चली जाती है, तो पाकिस्तान में जाती है। इस तरह से ये कहां जाती है, तो पाकिस्तान में जाती है। अब देखिए ये सिंधु नदी पर विवाद क्यों बना हुआ है, तो इसके जल को लेकर विवाद बना हुआ है। इस देखिए सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, तो उनके जल को लेकर ही क्या है, विवाद बना हुआ है। वो क्या विवाद है, तो देखिए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ, तो 1947 से 48 तक एक एग्रीमेंट बनाया गया या एक समझौता हुआ हमारे और पाकिस्तान के मध्य में कि 1947 से 48 तक पाकिस्तान को हम सिंधु नदी के जल से निकाली हुई 2 नहरें देंगे, जिससे वो अपने यहाँ सिंचाई करेगा और अन्य सारी चीज़ों में उस जल को उपयोग कर सकेगा। तो देखिए क्या हुआ, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ 1947 से 1948 तक। क्या हुआ, तो भारत पाकिस्तान को 2 नहरें देगा। अब क्या हुआ, भारत ने अपना वादा निभाया, अपना समझौते पर बरकरार रहा, और उसने क्या है, पाकिस्तान को 2 नहरें बनाकर भी दी। लेकिन क्या था, जैसे ही 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान ने तुरंत कहां पर आक्रमण कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया। तो देखिए इसी बात से भारत नाराज हो गया, और इसी बात का बदला लेने के लिए भारत इंतजार करता रहा। जैसे 1948 आया, तो 1948 में जाकर भारत ने उन दोनों नहरों का पानी बंद कर दिया। अब जैसे ही दोनों नहरों का पानी बंद कर दिया गया, तो पाकिस्तान बौखला गया, क्योंकि उसके यहाँ सारी फसल नष्ट हो गई और उसके लिए उसे सिंचाई करने के लिए जल ही नहीं मिला। तो देखिए क्या हुआ, फिर वो तुरंत कहाँ गया, तो वो गया यूएनओ के पास। वो तुरंत कहाँ गया, तो यूएनओ के पास गया कि हमें बचा लीजिए, हमारे यहाँ तो सारा सिंचाई की व्यवस्था ही खत्म हो चुकी है। तो देखिए फिर यूएनओ ने क्या किया, देखिए जो जिस समय हमारे यहाँ ये सब चीजें चल रही थी, उसी समय अमेरिका में क्या चल रहा था, वो क्या था, टेनेंसी नदी प्रोजेक्ट। टेनेंसी नदी परियोजना चल रही थी, और इसका एक अधिकारी हुआ करता था उस समय, और उसका नाम था लिन लिथगो। अब देखिए जब पाकिस्तान यूएनओ के पास गया, तो हमारे प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिन लिथगो से सहायता मांगी कि आप जैसे टेनेंसी नदी परियोजना बना रहे हैं, अपने यहाँ पर नदी का जल यूज करके विद्युत उत्पादित कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में उसका पानी यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा बता दीजिए हमें भी, ताकि हमारा ये विवाद भी सुलझ सके, और कोई ऐसी योजना बताइए जिससे हम क्या है, ये हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो इन लिन लिथगो ने ये कहा कि आप नदियों का बंटवारा कर लीजिए, नदी का बंटवारा कर लीजिए, नदी का क्या कर लीजिए, बंटवारा कर लीजिए। तो इन्होंने बताया कि आप नदी का बंटवारा कर लो, कुछ नदियों का जल तो आप पाकिस्तान को दे दो, कुछ नदियों का जल आप अपने यहाँ प्रयोग कर लो। बस क्या था, इन्होंने ये बताया। तो देखिए किन किन नदियों का जल हमें मिलने वाला था और किन किन नदियों का जल पाकिस्तान को मिलने वाला था। तो देखिए पाकिस्तान और भारत, इन्होंने बताया इन नदियों में से कुछ का जल तो आप ले लीजिए और कुछ का जल किसे दे दीजिए, भारत को। अब देखिए किस उन नदियों में कौन कौन सी पाकिस्तान को मिलने वाली थी। तो एक तो थी सिंधु, सिंधु के नीचे आती है झेलम और चिनाब,
उन्होंने बताया कि इन नदियों का 80% जो जल है वो तो पाक यूज करेगा, और जो 20% जल है वो कौन यूज करेगा, तो इंडिया। उसके बाद अगर हम देखें तो जो 3 नदियां बची, तो रावी, ब्यास और सतलुज। उन्होंने बताया कि इन 3 नदियों का पानी आप यूज कीजिए या भारत यूज करेगा, और इसका 80% कौन यूज करेगा, तो इंडिया, और 20% कौन यूज करेगा, तो पाकिस्तान। अब देखिए इस फैसले को करवाने वाला कौन था, ऐसा करवाने वाला कौन था, तो देखिए ऐसा करवाने वाला कौन था, तो ये जो काम करवाया 1960 में करवाया, और किसने करवाया, तो ये करवाया विश्व बैंक ने। ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ, या विश्व बैंक ने ये जो लिन-लिथगो ने हमें प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को लागू या दोनों को सहमत किसने करवाया, तो विश्व बैंक ने करवाया। और इस तरह से क्या हुआ, सिंधु नदी जल विवाद 1960 में जाकर सुलझा। लेकिन विवाद अभी भी बना हुआ है, अभी भी खबरें आती रहती हैं और ये विवाद अभी भी बना हुआ है। तो देखिए हमने पढ़ा है, हमने पाकिस्तान से संबंधित जितने भी विवाद थे वो सारी हमने पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पढ़ता है अफगानिस्तान, ये और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अफगानिस्तान, देखिए इसका सीमा बहुत ज़्यादा विवादित है, हमारे देश के साथ है या पाकिस्तान के साथ। ये कई बार क्वेश्चन भी आया है और बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो पहले हम यही देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो सीमा लंबाई कितनी है उसकी, तो 106 किलोमीटर। नाम क्या है उस सीमा का, तो उसका नाम है डूरंड रेखा। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए किस किस के मध्य में ये सीमा पड़ती है, तो अब देखिए अगर आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस किस के मध्य में सीमा पड़ती है, तो पहले आप बताएंगे भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के मध्य में सीमा पड़ती है। लेकिन अब हुआ क्या, देखिए ये जो सीमा टच करती है ये पाक ऑक्युपाइज कश्मीर को या पाक अधिकृत कश्मीर को अफगानिस्तान की सीमा टच करती है। अब बात ये आती है जब पाक अधिकृत कश्मीर पर हमारा अधिकार ही नहीं है तो फिर ये सीमा हमारे देश को टच भी नहीं करती। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर को हम अपना मानते हैं, तो इसलिए ये भी कहते हैं कि ये जो सीमा टच करती है ये किसे करती है, तो भारत को टच करती है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये सीमा भारत को टच नहीं करती है। ये सीमा जो टच करती है पाक अधिकृत कश्मीर को टच करती है। तो इसलिए वर्तमान में ये रेखा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ये लगाना है, वो जो रेखा है डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है। वर्तमान में कहाँ पड़ती है या ये वास्तविक रूप से कहाँ पड़ती है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों के मध्य में क्या है, तो डूरंड रेखा। डूरंड रेखा इन दोनों के मध्य में पड़ती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डूरंड रेखा भारत के मध्य में और अफगानिस्तान के मध्य में नहीं पड़ती है। कहाँ पड़ती है, तो इन दोनों के मध्य में पड़ती है। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आगे जो देश आएगा चीन आएगा, और चीन या चाइना के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया है तो इसे हम साफ कर देते हैं। अब आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चाइना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले चाइना, चीन। देखिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए सीमा जो भारत और सीमा पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य में जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 3488 किलोमीटर।
कितनी है? तो 3488 किलोमीटर। उसके बाद अगर बात करी जाए तो देखिए इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैकमोहन रेखा। इसका नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। अब देखिए इस सीमा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर, तो सबसे ऊपर पड़ेगा लद्दाख, उसके नीचे पड़ेगा हिमाचल, उससे नीचे पड़ेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद पड़ेगा सिक्किम, और सिक्किम के बाद पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या पड़ेगा? तो ये जो राज्य हैं ये कहाँ पड़ते हैं? तो ये चीन और भारत की सीमा पर भारतीय राज्य जो स्थित हैं वो हैं। अब देखिए विवाद क्या है वो हमें देखना है, तो विवाद क्या बना हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं आगे। देखिए जैसे ही नेपाल है और नेपाल से ऊपर क्या पड़ता है? तो तिब्बत पड़ता है। इससे ऊपर क्या पड़ता है? तो तिब्बत पड़ता है। अब बात यह आती है, जब भी हम कहते हैं कि भारत और चीन के मध्य में जो रेखा है उसका नाम बताइए, तो आप बताते हैं मैकमोहन, लेकिन ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो किस किस के मध्य में है? भारत और तिब्बत के मध्य में। अब बात यह आती है तो तिब्बत का नाम क्यों नहीं आता? तो हम देख लेते हैं। देखिए 1906 की बात है। 1906 में चीन में एक राजा राज किया करता था और उसका नाम था माछू। उसका क्या नाम था? तो माछू। अब देखिए ये माछू कहाँ राज किया करता था? चीन में। और इधर ये क्या कौन सा देश है? तो नेपाल। तो देखिए बार बार नेपाल के कुछ लोग या नेपाल से घुसपैठ होती रहती थी कहाँ? तिब्बत में, और ये बार बार तिब्बत वालों को परेशान करते थे। अब जब ये बार बार परेशान करते थे तो तिब्बत वाले लोग क्या है, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो ये कहाँ गए? तो तिब्बत वाले लोग चीन से या माछू से सहायता मांगने के लिए गए। माछू ने कहा कि ठीक है हम सहायता तो आपकी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप ये बताइए जब आपसे आपका राज्य संभल ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा? आप आराम से रहिए और आपके राज्य को हम संभालते हैं, आपके देश को हम संभालते हैं। तो देखिए 1906 में क्या है? तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया। चीन का अधिकार हो गया। अब देखिए चीन पर, जब चीन का तिब्बत पर अधिकार हो गया तो नेपाल से जो लोग थे उन्होंने घुसपैठ बंद कर दिया, और उन लोगों ने भी क्या है परेशान करना बंद कर दिया। अब हुआ क्या, एक दुर्घटना घटी और दुर्घटना में क्या हो गया, 1910 में जाकर ये माछू की मृत्यु हो गई। और जैसे ही माछू की मृत्यु हुई तो चीन में क्या है व्यवस्था बिगड़ गई, और जैसे ही वहां पर व्यवस्था बिगड़ी तो 1912 में तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब क्या था, जैसे ही तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो उस समय तक नेपाल में कौन जा चुके थे, तो अंग्रेज जा चुके थे। यहाँ तक सब में भारत में कौन आ चुके थे, अंग्रेज। और भारत में किसका शासन चल रहा था, तो अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने जैसे ही देखा कि तिब्बत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका है और चीन में भी क्या है सारी राज्य व्यवस्था खराब हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया 1912 में ही तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए जैसे ही अंग्रेजों ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो तिब्बत वाले फिर कहां पहुंचे, चीन पहुंचे। और जब चीन पहुंचे तो फिर क्या हुआ, एक समझौता हुआ, और 1914 में एक समझौता हुआ। और समझौते में क्या हुआ, उस समझौते में 3 देश शामिल हुआ। एक तो उसमें कौन थे, भारत, दूसरा कौन था, तो तिब्बत। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, तिब्बत। उसमें देखिए अब क्या हुआ,
उसमें कौन कौन शामिल था? भारत, तिब्बत और चीन। उसमें ये करा गया, तिब्बत का 1/2, तिब्बत का 1/2 इधर कर दिया गया और 1/2 इधर कर दिया गया। ये जो 1/2 था, ये आधा जो था ये किसे दे दिया गया? चीन को। और इस पर क्या हो गया? तो चीन का अधिकार। और ये जो 1/2 था, इसे क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया। और भारत और इस स्वतंत्र तिब्बत के मध्य में एक रेखा खींची गई और वही क्या कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा। वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है मैकमोहन रेखा। अब क्या हुआ था, आप जानते ही हैं, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। तो देखिए फिर कोई घटना घटी। उन्नीस सौ उनसठ में चीन ने 1959 में चीन ने फिर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किस पर किया? तो तिब्बत पर। और तिब्बत पर आक्रमण करके उसने क्या कर लिया? तो तिब्बत पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और जैसे ही तिब्बत पर अधिकार किया तो क्या हुआ? फिर जो लाइन खींची गई थी मैकमोहन रेखा तिब्बत और भारत के मध्य में, अब किस किस के मध्य में आ गई? वो चीन और भारत के मध्य में। तो 1959 में क्या कर लिया गया? पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया तिब्बत पर चीन के द्वारा। देखिए क्या है, उस समय तिब्बत में एक धार्मिक गुरु हुआ करते थे, उनका नाम क्या था? तो दलाई लामा। और क्या हुआ? दलाई लामा कहाँ आए? तो भागकर कहाँ आ गए? तो वो आ गए भारत। भारत पहुंचे वो दलाई लामा, भारत पहुंच गए भागकर। बस क्या था, इसी बात से चीन चिढ़ गया कि आपने हमारे दुश्मन को पनाह दी है। तो देखिए क्या था, फिर क्या हुआ? 1962 में इसने क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण कर दिया। और 1962 में क्या हुआ? फिर भारत चीन युद्ध। 1962 में क्या हुआ? भारत चीन युद्ध हुआ। और इसका निर्णय क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या आया? तो इसका रिजल्ट आया अक्साई चीन। इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया? अक्साई चीन। तो देखिए ये वाला जो जम्मू कश्मीर का भाग है, ये वाला ये क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है अक्साई चीन। यही क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। और इस पर क्या कर लिया? तो 1962 में चीन ने अधिकार कर लिया और ये हमारे हाथों से चला गया। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ है, ये विवाद है किस किस के मध्य था और कैसे कैसे इसका निपटारा हुआ, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नेपाल। देखिए नेपाल के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला कंट्री कौन सा है? तो नेपाल। तो देखिए सबसे पहले तो नेपाल और हमारे भारत के मध्य में कोई भी जो लाइन नहीं ड्रॉ की गई है, खुली सीमा है। सबसे पहली बात तो ये है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा की लंबाई कितनी है? लंबाई जो है वो है 1751 किलोमीटर। भारत के राज्य कौन कौन से पड़ते हैं? भारत के राज्य जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से पड़ते हैं। तो कौन सा पड़ेगा? तो उत्तराखंड पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा? तो उत्तर प्रदेश आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो बिहार आएगा। बिहार के बाद क्या आएगा? तो सिक्किम आएगा। क्या आएगा? तो बिहार के बाद सिक्किम आएगा। तो इस तरह से ये जो राज्य हैं ये टच करते हैं नेपाल की सीमा को। अब देखिए नेपाल के बारे में एक खास बात है जो क्या है हमें देखनी है। आपने सुना होगा स्थल अवरुद्ध देश,
स्थलबद्ध देश आपने सुना होगा, देखिए इसकी सीमा को पश्चिम बंगाल और टच करता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये टच करते हैं, पश्चिम बंगाल भी इसकी सीमा को टच करता है। देखिए आपने सुना होगा स्थलबद्ध देश। स्थलबद्ध देश का मतलब क्या है, देखिए उसके किसी भी ओर से जलीय सीमा न लगती हो, जल से उसकी सीमा कहीं भी नहीं लगती हो। तो देखिए जैसे इधर भारत से ये टच होता है, इधर तिब्बत से टच होता है, तो इसके चारों ओर कोई भी क्या है, जल का भाग नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये स्थलबद्ध देश है। देखिए भारत और नेपाल के बीच में विवाद क्या है, तो विवाद जो है वो है काला पानी विवाद। वो क्या है, तो काला पानी विवाद है। काला पानी विवाद क्या है, देखिए काला पानी विवाद क्या है, एक नदी आपने सुनी होगी शारदा नदी, एक नदी सुनी होगी आपने शारदा नदी, जिसे नेपाल में क्या कहा जाता है, तो काली नदी कहा जाता है। एक नदी बहती है, तो कौन सी है वो, शारदा नदी। कहाँ बहती है, तो ये भारत में, और इसे ही क्या कहा जाता है, तो काली नदी। इसे ही क्या कहा जाता है, तो काली नदी। और कहाँ कहा जाता है इसे काली नदी, तो नेपाल में। तो बस क्या है, इसी के जल को लेकर भारत और नेपाल के मध्य में क्या बना हुआ है, तो विवाद बना हुआ है इन दोनों के मध्य। भारत और नेपाल के मध्य में इस नदी के जल को लेकर ही क्या बना रहता है, विवाद बना रहता है। तो देखिए ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए हम भूटान और देख लेते हैं आगे। भूटान से हमारे देश के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, देखिए जल्दी से समझ लीजिए आप, एक बार और देख लीजिए इसे, फिर साफ कर देता हूं मैं। देखिए भूटान के बारे में देखते हैं। देखिए अगर बात करी जाए भूटान से भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी है, वो 699 किलोमीटर। अब भूटान की सीमा पर पड़ने वाले भारत के राज्य हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिए सिक्किम है, सिक्किम के बाद जो है पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, आगे लिखेंगे असम है, और कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, और ये सभी क्या बनाते हैं, तो भूटान के साथ भारत की सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देश हो गए, सिक्किम वो सॉरी राज्य सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सारे किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो ये भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए बात, एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों से उसकी सीमा टच करती है। तो देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है, तो ये वाला राज्य क्या है हमारा, ये वाला, तो ये क्या है, तो ये है सिक्किम। कौन सा राज्य है ये, सिक्किम। तो सिक्किम इधर किससे टच करता है, तो इधर हमारी क्या है, नेपाल है, और इधर क्या है, तो भूटान है, और इधर जो पड़ता है वो चीन पड़ता है या तिब्बत पड़ता है। इधर क्या पड़ता है, तो चीन पड़ता है या तिब्बत पड़ता है। और ये सिक्किम जो राज्य है, ये 3 देखें ऐसे देख लेते हैं, ये मान लीजिए सिक्किम है, इधर क्या पड़ेगा, तो इधर पड़ेगा चीन, इधर क्या पड़ेगा, तो इधर पड़ेगा भूटान, और इधर क्या पड़ेगा, तो नेपाल। तो इस तरह से एक राज्य है सिक्किम जो भारत का 3 देशों से टच करता है उसकी सीमा। तो ये हमने देखा। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम म्यांमार। समझ लीजिए, इसे उतार लीजिए जल्दी से। साफ कर देता हूं मैं।
देखिए म्यांमार जो पड़ता है वो ये पड़ता है इस तरह से। ये वाला देश कौन सा है, तो म्यांमार। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले म्यांमार के पुराना नाम देखते हैं। पुराना नाम क्या है इसका, तो इसका पुराना नाम है बर्मा। पुराना नाम क्या है म्यांमार का, तो बर्मा। देखिए अगर बात करी जाए इसकी स्थापना, तो स्थापना कब हुई है, तो देखिए 1935 में, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। अब देखिए बात करते हैं इसके साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो हमें देखना है कौन कौन से राज्य इसकी सीमा पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप, ये कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, ये क्या है, तो ये असम है। यहाँ पर एक राज्य पड़ता है और उसका नाम क्या है, तो नागालैंड, ये वाला। उससे नीचे एक राज्य पड़ेगा ये वाला, तो ये है मणिपुर। और नीचे वाला जो राज्य है ये जो है मिजोरम। तो यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से राज्य म्यांमार की सीमा पर पड़ते हैं। तो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य कौन सा है, तो नागालैंड, तीसरा राज्य कौन सा है, तो मणिपुर, फिर क्या है, तो मिजोरम। तो देखिए ये जो हैं ये कहाँ पड़ते हैं, तो ये म्यांमार की सीमा पर पड़ते हैं। देखिए एक दर्रा पड़ता है यहाँ पर जो विवादी है, जो अब विवादित है, इसका नाम क्या है, दिफू दर्रा। ये दर्रा कौन सा है, तो दिफू दर्रा। तो अगर आप वैसे इस दर्रे पर किसका अधिकार है, तो इस दर्रे पर भारत का ही अधिकार है, लेकिन ये विवाद बना हुआ है किस किस के मध्य में, तो म्यांमार और भारत के। तो आप लिख लेंगे भारत और म्यांमार के मध्य विवाद क्या है, तो दिफू दर्रा। भारत और क्या है, तो ये दिफू दर्रा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भारत के स्थलीय सीमा से जो देश लगते हैं उनके बारे में हमने जाना है, और उनकी सीमा कहाँ कहाँ टच होती है, कितनी कितनी टच होती है, वो हमने पढ़ा है। देखिए और देख लेते हैं हम, म्यांमार को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्वर्ण पैगोड़ों का देश। क्यों कहा जाता है, देखिए आप जानते हैं इस देश में जो है बौद्ध धर्म के लोग बहुत निवास करते हैं, और बौद्ध धर्म में जो मठ बनाए जाते हैं उन्हीं क्या कहा जाता है, जो उनके पूजा स्थल होते हैं उनके में जो मठ बनाए जाते हैं उन्हीं क्या कहा जाता है, पैगोड़ा कहा जाता है। और वहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है। और उनकी जो छत है वो किस चीज़ की बनी हुई है, सोने की, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण पैगोड़ों का देश। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, तो पाकिस्तान पढ़ा हमने, अफगानिस्तान, चीन, और ये स्थलीय सीमा से जितने भी भारत से जो देश हैं वो सीमा बनाते हैं, और उन पर जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, कितनी सीमा है, उनके विवाद क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा, आपको रिपीट करके फिर से बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आगे हम अपनी वीडियो में आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में
अभी हाल फिलहाल में ही हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको हर जीएस के सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे और वो पूरी सीरीज रहेगी। हर सब्जेक्ट के कम से कम आपको 5 से 6 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो सोल्व कराए जाएंगे, ऐसे नहीं है आपको पीडीएफ दे दी गई। तो देखिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को देखिए और अपनी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, कल मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।